बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ और इस इजलास में एक बहुत ही अहम फैसला किया गया है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का फैसला किया गया है। फील्ड मार्शल जो है वो 5 स्टार जर्नल का ओहदा है और इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्दू की जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन उसको जारी रखने का फैसला किया गया है। तो ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला है, ये यकीनन भारत के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि इस फैसले से ये साबित होता है कि पाकिस्तान ने जो हालिया एक भारत के साथ जंग हुई उसमें एक फतह हासिल की और मार्का हक था जो उसमें फतह हासिल की, जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फौजी जनरल हैं जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया। इससे पहले जनरल अयूब खान साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल बने थे और आपको याद होगा कि 1965 की जो जंग थी उसमें पाकिस्तान की जो कामयाबी थी उसमें उनका बहुत अहम किरदार था। और अब जो 2025 में पाकिस्तान ने भारत पर कामयाबी हासिल किया, इसमें जनरल आसिम मुनीर का बहुत किरदार है, पाकिस्तान एयरफोर्स का भी बहुत किरदार है, पाकिस्तान नेवी का भी बहुत किरदार है। लेकिन क्योंकि ये पूरी जो स्ट्रेटजी थी इस जंग की, हिकमत अमली थी, वो जनरल आसिम मुनीर की थी, इसलिए उनको फील्ड मार्शल बनाया गया। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब 1971 की जंग में पाकिस्तान जो है उसको भारत के हाथों शिकस्त हुई थी, तो जो उस जमाने में इंडियन फौज के जो सरबराह थे जनरल मानेक शाह, उनको इंदिरा गांधी की हुकूमत ने फील्ड मार्शल बना दिया था। तो ये बार बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमने 1971 का बदला ले लिया है। तो 1971 में भारत ने जनरल मानेक शाह को फील्ड मार्शल बनाया था और अब जो 1971 का बदला है वो एक और सूरत उसकी ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। तो अब ये जो हमारी जंग है ये मिलिट्री के मुहाज पे तो फिलहाल सीज फायर है, लेकिन सफारती मुहाज पे हमारी जंग जारी है और सफारती मुहाज पर भी पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है। तो आज हम जो सफारती मुहाज पर दरपेश है पाकिस्तान को चैलेंजेस, उन पे बात करेंगे। अब पाकिस्तान की इस सफारती बर्तरी को खत्म करने के लिए भारत क्या कर रहा है? भारत की तरफ से चाइना कार्ड का इस्तेमाल शुरू हो गया है। और चाइना कार्ड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? भारत की तरफ से दुनिया को यह तासुर दिया जा रहा है कि ये जो हालिया हमारी लड़ाई थी, ये लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना के साथ थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सारी टेक्नोलॉजी और हथियार इस्तेमाल किए वो सारे चाइनीज थे। लेकिन ये बात कितनी सही है कितनी गलत है इसके बारे में तो हम बाद में बताएंगे। पहले मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं कि ब्लूमबर्ग जो है वो एक बहुत ही मशहूर एक मैगजीन है, एक उसकी वेबसाइट है, और उस पर एक भारतीय जर्नलिस्ट जो है उसने एक भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट का इंटरव्यू जो है उसको शाया किया है और ये आप देख रहे हैं उस इंटरव्यू को। चाइना गेव पाकिस्तान सैटेलाइट सपोर्ट, और ये इंडिया डिफेंस ग्रुप जो है वो ये कह रहा है कि माजी की जंगों की निस्बत इस मर्तबा चीन बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शामिल था और चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एयर डिफेंस और सैटेलाइट की मदद फराम की। चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट कवरेज भी फराम की। चीन की मदद से पाकिस्तान को भारत पर सैटेलाइट कवरेज को एडजस्ट करने में मदद मिली। चीन ने इस कशीदगी को अपने हथियारों की आजमाइश के लिए इस्तेमाल किया और ये इल्जाम दिल्ली में कायम सेंटर फॉर जॉइंट वॉर स्टडीज के डायरेक्टर अशोक कुमार ने लगाए हैं और जर्नलिस्ट का नाम है सूधी रंजन सेन, वो भी दिल्ली बेस्ड है और डिफेंस एक्सपर्ट भी दिल्ली बेस्ड है। और ये क्यों ये बात की गई है, इसकी वजूहात भी हैं, 2-3 बड़ी वजूहात है। और वो क्या है कि भारत दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है और चाइना कार्ड खेलकर अमेरिका और मगरब से जदीद हथियार हासिल करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से। और पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उससे भारत परेशान भी है और उसको अंडरमाइन भी करना चाह रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें अब भारत की तरफ से भी कुछ वफूद जो है उनको बैरून मुल्क भेजा जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी पार्लियामेंटियंस के डेलीगेशन जो है वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन जा रहे हैं, ये भारत की सफारती जंग है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे, इस पे हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सेनेट के रुकन है, कैबिनेट के भी रुकन है और डेलीगेशन एक जो जा रहा है अमेरिका उसमें शामिल है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दिया है कि इंडिया की तरफ से चाइना कार्ड खेला जा रहा है और दुनिया को यानी वेस्ट को ये बताने की कोशिश होगी कि हम तो जनाब पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, चाइना से लड़ रहे हैं, तो आप हमारी डिप्लोमेटिक मदद भी करें और हमें अपने जदीद तरीन हथियार भी फरोख्त करें। तो जब वहाँ पे चाइना कार्ड खेला जाएगा तो उसका जवाब क्या होगा आपके पास? देखिए, बात ये कि उसका सीधा सीधा जवाब तो ये कि क्या हमारी जंग रूस और फ्रांस के साथ हुई है। हाँ। यानी अगर आपने राफेल उड़ाए हैं और आपके पास S-400 था, तो हमने तो कोई नहीं कहा कि हमारी जंग फ्रांस के साथ हो रही थी या हमारी जंग यूरोपियन यूनियन के साथ हो रही थी या हमारी जंग रूस के साथ हो रही थी। हमारे पास अमेरिकी तैयारे भी मौजूद हैं जो मौजूद थे, हमारे पास चीनी तैयारे भी मौजूद हैं जो मौजूद थे, हमारा हाई एंड इक्विपमेंट जो है, बहुत सा हाई एंड इक्विपमेंट जो है वो सारा अमेरिकी है, हमारा बहुत सा हाई एंड जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वगैरह वो चीनी भी है। तो ना तो ये देखिए, बात ये कि ये या तो हम ये कहें कि अमेरिका और चीन की जंग हुई है रूस और फ्रांस के साथ, उनके और भी कुछ होंगे, मुझे नहीं मालूम उनके आर्सेनल में क्या क्या है, मगर जिन जिन ममालिक ने जो कुछ दिया है उनकी आपस में जंग हुई है। और असल में भारत की और पाकिस्तान की तो जंग ही नहीं थी, मगर असल बात यह है कि वो अपनी सुक्की मिटा रहे कि जंग तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ की। हाँ। अगर वो चाहते तो यही जो मिसाइल हैं या यही ड्रोन्स चीन भेज देते तो जंग चीन के साथ लग जाती। तो फिर वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया, तो जो दोनों में जो जीत जाता वो सिकंदर। अरे भाई, हमला आपने किया पाकिस्तान पे, दिफा किया पाकिस्तान ने, सुक्की आपको हुई पाकिस्तान से, आपने वो ढकोसले बना रखे थे, वो हम जादू टूना या स्मोक एंड मिरर के कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो पाकिस्तान का हमसे मुकाबला ही नहीं है, हम 9 गुना या 7 गुना या 3 गुना, कहाँ गई वो आपकी बेहतरी? तो पहली बात जो मिथ बस्ट हुई है वो ये है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान जो है कैन होल्ड इट्स ओन एंड डिफीट यू। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी एक मिथ क्रिएट की हुई थी, जिस तरह ये हम चीन कर रहे हैं, हमने तो नहीं किया। उनके तो वजीर आजम ने कहा था कि भाई हमारे 2 जहाज गिर गए, मगर अगर कहीं हमारे पास राफेल अभी होता तो हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी अपनी सरहदों के अंदर से फेर दी। तो फेर दी, आपके चिड़ियों की तरह जहाज गिर रहे थे, 5 जहाज 6 जहाज आपके गिरे, जिसमें हर किस्म का जहाज था, मिग क्या और राफेल 3 और मानते नहीं अभी तक कि हमारे जहाज गिरे हैं। चलिए माने या ना माने, लेकिन जब फ्रांसीसी मान गए, जब इंटरव्यूअर्स जो हैं उन्होंने जाके पूछ लिया और उन्होंने कंफर्म मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के एक बहुत मायनाज जर्नलिस्ट हैं राजदीप सरदेसाई साहब,
इंडिया टुडे जो है उससे उनका ताल्लुक है। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। Islamabad has claimed 5 Indian jets were brought down by their Chinese-made J-10C jets. There is no official Indian denial on losses suffered by us. After checking and cross-checking with multiple sources, I can confirm that we did lose aircraft in combat. How many is best left to officials to चलिए attend. जी, राजदीप साहब जो हैं उन्होंने ये तो तमाचा मार दिया ना घुमा के अपनी हुकूमत के मुंह पे कि तुम झूठ बोलते हो कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। उन्होंने कहा मैंने क्रॉस चेक करके बता रहा हूं कि गिरा जहाज। जी, उसके अलावा आपको पता होगा कि इन्होंने कहा हमारे पास पता नहीं S-400 है, मुझे तो इनके वो नाम S-400 इन्होंने अक्टूबर 2018 में रशिया से एक बहुत महंगा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। आपने 2 मुकामात पे उसको तबाह बर्बाद कर नहीं, दिया। मगर उसके साथ इनका दावा क्या था जिसको मैं मिथ कहता हूं। मिथ ये थी कि पाकिस्तान से तो चिड़िया नहीं आ सकती, पाकिस्तान तो पत्थर मारे तो हम उड़ा देंगे। तो वो जो 5, 4, 6 घंटे ड्रोन उड़ते फिरते रहे मुख्तलिफ शहरों के अंदर दिल्ली। जी, अब वो तो और भी गुजरात के भी कुछ शहर थे। बात ये है कि उससे ये भी मिथ खत्म हो गई। जिस अड्डे को चाहा मिसाइलों ने निशाना बनाया, चलें उस पर भी काउंट के ऊपर आप कहते हैं कि नहीं, ये कहते हैं 14, असल में 4। अरे भाई, आपका S-400 किधर गया? अगर हमारे मिसाइल उड़े, आपकी सरहद में दाखिल हुए, जो टारगेट किया वहां पे हिट किया, तो वो भी मिथ खत्म हुई। अब इन तमाम 3 मिथ्स जो हैं जिनको हमने बस्ट किया, उसकी वजह से भारत को हुई सुक्की। अब वो सुक्की मिटाने के लिए, अपनी खिफत मिटाने के लिए ये इजहार कर रहे हैं कि ये जंग असल में हमने पाकिस्तान से नहीं हारी, ये जंग तो हमने हारी चीन से। तो भाई चीन पे हमला कर लेते, फिर अगर चीन से हारी है तो साथ लगता है वो भी, उस पे हमला कर लेते। एक बार लाठियों वाठियों से तो मार खा चुके हैं, तो दोबारा एक दफा मिसाइलों से भी हमला करके देख लेते, तो आपको पता चल जाता तो है। आपके ख्याल में ये चाइना कार्ड खेलेगा इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अब देखिए ना, मैं अगर मान लें कि आप एक अमेरिकी हैं या यूरोपियन आदमी, और मैं आपसे बोलूं भाई क्या हम पे हमला जो है वो रूस और फ्रांस ने किया था, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे यार कैसी फजूल बातें करते हो। तो जब आप कहेंगे कैसी फजूल बातें करते हो, तो जवाब तो आपने खुद दे दिया कि भाई कैसी फजूल बातें करते हो। यानी मार खाई पाकिस्तान से, उंगली उठा रहे हो चीन पे, अब उनसे भी मार खाओगे, तो छोड़ दो ऐसी बातें। कभी अमेरिका को कहते हो कि आके दरमियानी को रास्ता निकालो, कभी कहते हो अमेरिकी सदर कौन होता है। हाँ। और फिर सीज फायर को भी नहीं मान रहे हो। कमाल बात वो कह रहे हैं जी सीज फायर तो नहीं है, ये तो पॉज है। अब इस पे मैं चाहूंगा कि आप जरा सुने मोदी साहब क्या कह रहे हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे हैं, और फिर उनका जो मीडिया है उसके नुमायां लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये सीज फायर नहीं है, एक वक्फा है, एक पॉज है। देखिए जरा। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ बस सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। It is a pause, it is not a ceasefire, and that if there is to be another terror attack, or if Pakistan is going to continue to send in drones, then India's army commanders have been given absolute freedom to respond as they want to. अच्छा मलिक साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि चलें इंडिया नहीं मान रहा सीज फायर को, वो कह रहा है जी हमने पॉज किया, लेकिन वो तो पॉज भी हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और फिर बड़े वाजे तौर पे ये हमें कोशिशें नजर आ रही है इंडिया की कि वो हमारे दरिया चनाब का और झीलम का पानी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने तो पॉज भी नहीं किया हुआ। देखिए दो बातें हुई, दोनों पे तबसरा करता हूं। पहले ट्रेलर पे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये तो ट्रेलर था। अरे भाई, ट्रेलर तो फिल्म की हाइलाइट्स का होता है। मौला जट का ट्रेलर देखें तो आपको नजर आ जाता है सारी फिल्म की हाइलाइट्स क्या हैं। तो ट्रेलर में हाइलाइट्स तो नजर आ गई हैं, फिल्म भी चला के देख लें तो उसका वही नतीजा निकलेगा जो ट्रेलर में आ गया है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि भाई ये ट्रेलर था, मानते हैं आपकी बात। तो इस फिल्म का मौला जट पाकिस्तान है और नूरी नत जो है वो इंडिया है। मैं ऐसी गुफ्तगू तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मेरा मतलब ये था कि देखें हम एक पीसफुल मुल्क है। देखिए हमारा जब ये मामला शुरू हुआ तो हमने क्या कहा, हमने कहा यार हमसे डायलॉग करें। हमने कहा कि आप ऐसा करें, आपको शक है आपको, चलें भले से शक हुआ, आप हमें बता दें कि आपके पास क्या सबूत हैं, हम आपसे कोऑपरेट करेंगे और हम आपके साथ मिल के देखेंगे उन तमाम सबूत और शवाहिद की तह तक जाएंगे। आपने बोला नहीं हम पाकिस्तान को बायलैटरली नहीं देते सबूत। हमने कहा ना दें, फिर भी हमने कहा डायलॉग कर लें। हमने कहा आप ऐसा करें, आप यूनाइटेड नेशंस के किसी इदारे के पास चले और उनको कहें कि आप उनको सबूत दिखा दें और हम उनसे कोऑपरेट कर दें। उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस क्या होता है? हमने कहा चलें भले से ये भी बात आपकी ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो आपको ममालिक पसंद है 2-3 जिन पे हमें भी कुछ एतमाद है, उनके एक बना लें ग्रुप और उनको आप अपना एविडेंस दिखा दें और हम उनके साथ कोऑपरेट करें। उन्होंने कहा नहीं हम ये भी नहीं मानते। हमने कहा अच्छा यार ना माने, फिर हम ऐसे करते हैं बिकॉज वी आर सिविलाइज्ड पीपल एंड वी आर पीस लविंग पीपल। तो हमने वो तमाम सहाफ़ी जो हमारे लोकल थे और इंटरनेशनल थे, जिन जगहों की इन्होंने निशानदेही की थी, हमने कहा आपको हर जगह पे ले जाते हैं। तो एक बैच को लेकर हम उस जगह पे लेकर हमने कहा भाई ये बैठे हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ घर हैं, किधर है दहशतगर्दी का ठिकाना? नहीं मिला, फिर भी इन्होंने हमला कर दिया। चलें हम कह रहे थे डायलॉग करें, उन्होंने कहा जंग करेंगे। हमने कहा जंग करेंगे तो मुंह की खाएंगे। उन्होंने कहा फिर भी जंग करेंगे। इन्होंने जंग की और मुंह की खाई। वो जो उन्होंने बात की है ना, वो क्या बात की है कि हम मुंह तोड़, हाँ बिल्कुल मुंह तोड़ तो था जवाब, लेकिन किसका मुंह टूटा ये पूरी दुनिया में सामने आ चुका है। मगर असल बात यह है कि देखिए हमने कोई ईंट पत्थर नहीं ऐसा था जो उठा नहीं रखा एक पीसफुल तरीके से इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए। अब घूम के भारत पूरा चक्कर काट के वहीं पे आ गया डायलॉग, तो हम कहते हैं यार पहले ही कर लेते। आपके ख्याल में भारत डायलॉग पे आ गया? जी मेरा मतलब है कि ये जो पीस की बात हुई है, जो या तो ये कहते हो कि अमेरिकी सदर जो है वो गलत बात कर रहे हैं, खुद ही उनके फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो है विक्रम मिस्री साहब ने तो डिनाई कर दिया। अरे भाई आज कह रहे हैं ना, जिस दिन उन्होंने वो ट्वीट की थी उस दिन क्या जवाब था? उस दिन कहते कौन सा भाई, और यार नहीं बंद करते। अगर कोई ऐसी दरमियान में बात नहीं थी तो मत बंद करते। जंग भी बंद कर दी, उस ट्वीट को भी मान गए, खैर मकसद लेकिन कर लिया। डॉक्टर साहब मेरा सवाल यह है कि उन्होंने गोलाबारी और बमबारी तो बंद कर दिया, लेकिन पानी बंद करने आ गए। तो पानी बंद करना तो एकदम जंग है हमारे। जी मैं आ रहा हूं, लेकिन पहला नुकता जो मैं आपके जरिए आवाम के सामने पेश करना चाहता हूं वो ये कि हम एक पीसफुल मुल्क हैं। बिल्कुल हमने डायलॉग की दावत हर मोड़ पे दी और फाइनली भी जब खफगी सुबकी के बावजूद आपने कहा कि रोक दें तो हमने रोक दिया। हमने कहा कि रोक दें। अब हम कह रहे हैं या अमेरिकी सदर ने कहा है कि बात करें तो बात करने में क्या हर्ज है, हमें क्या एतराज़ है बात करने में, तो बात कर लें। दूसरी चीज़ें क्या हुई हैं, दो बड़ी आपने एक अहम नुकता उठाया, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं 1 मिनट लूँगा। देखिए दो चीज़ें जो बड़ी डेंजरस थी जो पाकिस्तान ने जिसकी वजह से उनका जवाब दिया। एक तो दुनिया में एक नई चीज़ आ गई है जिसको ये कह रहे हैं ऑफेंसिव डिफेंसिव, जो इजराइल भी करता है ऑफेंसिव डिफेंसिव। ऑफेंसिव डिफेंसिव क्या होता है कि मुझे शक है कि आने वाले वक्त पे आप मुझे हमला करेंगे तो मैं आज ही आपको तबाह कर दूंगा। अरे भाई ये कोई क्या जंगल लॉ है
ये कोई वाइल्ड वेस्ट है, कोई पुरानी फिल्म चल रही है ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें जिसने तेजी से गन निकाली उसने दूसरे को मार गिराया, सिविलाइज्ड है दुनिया। और दूसरा ये कि मुझे शक है कि मेरी धरती पे मेरे अमाल की वजह से जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार आप है, तो मैं आप पे हमला कर दूंगा, सबूत भी नहीं दिखाऊंगा। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफेंसिव डिफेंसिव है, इसका जवाब देना बहुत जरूरी था। वो इसलिए जरूरी था कि ये डॉक्ट्रिन अब हम जब जाएंगे भी तो दुनिया को कहेंगे कि क्या आप दुनिया को दोबारा दूसरी जंग अजीम की तरह कोई वाइल्ड वेस्ट का कारखाना बनाना चाहते हैं कि सारे ममालिक जिसको जिस पे शक पड़े वो उस पे हमला कर दे, फिर दो उसके साथ मिल जाए, एक उसके साथ मिल जाए और ये थिएटर फैलता चला जाए। दूसरी बात जंगों में ये होती है कि जब दो ऑनरेबल फरीक जो हैं वो एक दूसरे पे हमला करते हैं तो इंगेज करते हैं मिलिट्री को। ये नहीं करते कि हमारे पास राफेल है, हम 6 साल की बच्ची को शहीद कर देंगे या 7 साल के बच्चे को शहीद कर देंगे या मस्जिद को गिरा देंगे। ये काम तो इजराइल करता है, आप रोज उसकी तस्वीर देखते हैं। तो ये दूसरी डॉक्ट्रिन थी नहीं कि अगर कोई आपस का तनाजा होगा तो हम सिविलियन मारेंगे, हम 6-6 साल के बच्चे मारेंगे, हम 7-7 साल की बच्चियां मारेंगे, हम आपकी मसाजिद को शहीद करेंगे, हम आपके स्कूल तबाह करेंगे। इसको रोकना बहुत जरूरी था। इस वजह से पाकिस्तान ने इंटेग्रिटी के साथ इसको भी रोका। इसी में जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आता है। जिस तरह मसाजिद हैं, मैं मसाजिद से उनको तशबीह नहीं दे रहा, मगर जिस तरह मसाजिद हैं, ये स्कूल हैं, ये अस्पताल हैं, उसी तरह पानी है। पानी के साथ हमारी मईशत है, पानी के साथ हमारा एग्रीकल्चर है, 50% लोगों का रोजगार है, 25% हमारी जीडीपी है, फूड सिक्योरिटी है। तो अगर आप पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे जैसा कि आपने नीलम जेलम में किया, तो हमने अपना राइट आपके पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने का रिजर्व कर लिया। और अब ये तो वाटर टेररिज्म का जवाब जो है वो हम देंगे आपके रिजर्वायर्स को हिट देखिए, अभी तक आपने वायलेशन नहीं की है, अभी तक तो उन्होंने हिट किया है, हमने राइट रिजर्व कर लिया जैसे हमने पहले किया था। अब बात ये है कि अगर आप ये पहली बात तो ये नहीं, लेकिन वो पानी बंद करने की कोशिश तो करते हैं। वो नहीं हो सकी ना, कहाँ हुई है, कहाँ हुई है? नहीं, लेकिन उन्होंने मोदी साहब ने 3 नए मंसूबे तो शुरू कर दिए। देखिए, अभी नहीं शुरू किए हैं और यही हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये तमाम मामला दोबारा से आप जंग की तरफ जाने के बजाय, ये मैं बार-बार इसलिए बात कर रहा हूं, गुस्ताखी माफ, कि आपने इसराइल का जिक्र किया, तो ये जो हमारा जो तसादुम था, हालिया तसादुम इंडिया के साथ, इसमें उनके तमाम ड्रोन्स थे वो मेड इन इसराइल थे। और ये जो वाटर टेररिज्म है, ये हथियार भी इन्होंने इसराइल से ही लिया है, वही इस्तेमाल करते रहे हैं फलस्तीनियों के खिलाफ भी। क्योंकि 2022 में जब इसराइल ने फलस्तीनियों के वाटर सप्लाई सिस्टम को हिट किया, उनके पानी के कुएं में जहर मिलाया, तो तंग आकर उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया। तो ये भी अगर हमारा पानी बंद करने की कोशिशें जारी रखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, अभी आपने खुद ही प्रोग्राम के इब्तिदाइये में खुद ही साबित कर दिया कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमें सुपीरियॉरिटी है जी। तो अगर सुपीरियॉरिटी है तो उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होगा? जो बात बैठकर तय की जा सकती है, एक ट्रीटी है जिसमें कुछ उसको सस्पेंड करने की गुंजाइश ही नहीं है। मैंने ट्रीटी पूरी पढ़ रखी क्योंकि मैं पानी में भी था। पहली बात तो ये कि ट्रीटी की वायलेशन तो वो 2 साल से कर रहे हैं, तो इसका पहलगाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अगर पहलगाम के बाद वो ट्रीटी को सस्पेंड करते या वायलेट करते तो इसका मतलब था कि इसका ताल्लुक पहलगाम से है। अगर 2 साल से आप वायलेट कर रहे हैं ट्रीटी को, ना आप अपने कमिश्नर भेजते हैं, ना हमें अपने मीटर चेक करने देते हैं, ना बेसिकली जो पानी की रिपोर्टिंग है वो आप वक्त से करते हैं, तो ट्रीटी तो ऑलरेडी आप वायलेट कर रहे हैं। तो फिर ये पहलगाम किधर से आ गया? ये आपको पता था कि पहलगाम होगा, इस वजह से आपने पहले से वायलेशन शुरू कर दी। हमारा तो यही मुकदमा है, हमारा तो यही मुकदमा है। और जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं तकरीबन सबूत की शक्ल में पेश कर रहा हूं कि भाई आपको क्या पहले से पता था कि पहलगाम होगा? अगर नहीं पता था तो ये तमाम वायलेशंस या ट्रीटी की सस्पेंशन तो पहलगाम के बाद होनी चाहिए थी। ट्रीटी के जितने भी एक्सिम्स हैं सब तो आप वायलेट कर चुके हैं पहले से, 2 साल से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो काम आप फिर वो निगोशिएशन और खतूत लिखने और लीगल फ्रेमवर्क से नहीं अचीव कर सके, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे वकला हैं और हम हर चीज का जवाब देते हैं, तो फिर आपने कहा ले फिर ये रहा पहलगाम और अब सस्पेंडेड तो पहले ही थी वो। अब बात ये है कि अभी भी हम ये चाहते हैं, एक अमन पसंद मुल्क हैं, कि बैठ के हमें बात करनी चाहिए। हमने पहले डायलॉग कहा, उन्होंने जंग करने के बाद डायलॉग कहा। हम फिर कह रहे हैं क्या ये बात कीजिए, कोई तरीकाकार जो स्टेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो। यानी कल हमें शक पड़ जाता है, हमें तो है शक, आपको मालूम है तो ट्रेन के केस में भी कोयटा वाले बुलान और ना जाने क्या क्या, लेकिन हमने कभी इन पे हमला तो नहीं किया। हमारे पास तो शवाहिद भी होते हैं, फिर भी हमला नहीं किया। बात यह है कि ये तरीकाकार ऐसे मुल्क चलते नहीं है, ये कोई गुंडा तो नहीं होता ना कि यादव भी है। अब बात यह है साहब कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें शक पड़ता है या आपको शक पड़ता है, कोई तरीकाकार तय कर लें कि हम वो शवाहिद सामने लें, ताकि उसका जो भी हमने इलाज करना है वो एक स्टेबल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाए, ताकि एक मौसर तरीकाकार तय हो जिसके बाद दोबारा ये जंग वंग बच्चे शहीद ये ना हो दोबारा। ये हम चीजें प्रमोट करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात क्लैरिटी के साथ मैं कह दूं, ट्रेलर के पीछे फिल्म भी है। तो अगर ये ट्रेलर था तो भाई ये बहुत लंबी 3 घंटे की फिल्म भी है इसके पीछे। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म में अभी भी जो बीजेपी है वो सिर्फ पूरी दुनिया के साथ झूठ नहीं बोल रही, बल्कि अपनी कौम के साथ भी झूठ बोल रही है। और ये जो डेलीगेशंस बाहर भेज रही है इंडिया की हुकूमत, इन डेलीगेशंस में भी वो पॉलिटिक्स कर रही है। जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको तकसीम करने की कोशिश कर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया का एक मरूफ अखबार है टेलीग्राफ ये कह रहा है जी, ऑपरेशन सिंदूर ब्लो बैक, मोदी गवर्नमेंट्स हैंड पिक्ड फॉरेन डेलीगेशन डीपन्स क्रैक्स इन इंडिया ब्लॉक। और इसमें आप तस्वीर जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये यूसुफ पठान साहब की है, जो कि तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं। और इनका नाम इनकी पार्टी से पूछे बगैर जो है वो एक डेलीगेशन में शामिल किया गया है, जो कि मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर जा रहा है। और ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्टी से पूछे बगैर जो यूसुफ पठान का नाम है डेलीगेशन में शामिल करने की जो एक मकरूह हरकत है, उसको एक गंदी सियासत करार दिया। इसके अलावा भी कुछ अपोजिशन पार्टीज के जो लीडरशिप है उससे पूछे बगैर उनके हैंड पिक जो मेंबर्स हैं उनके नाम शामिल किए गए हैं। तो पाकिस्तान में क्या हुआ है? पाकिस्तान में तो अपोजिशन को डेलीगेशन का हिस्सा बनाया ही नहीं गया, बल्कि पीपल्स पार्टी जो है वो इनमें शामिल है। तो मुसद्दिक मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शहरी रहमान साहब से बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा कैपिटल टॉक में खुशामदेद। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया का जो एक डिप्लोमेटिक ऑफेंस है उसके मुकाबले के लिए अपने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है उनको बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। और ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेट में पार्लियामानी लीडर मोहतरमा शहरी रहमान साहब भी शामिल होंगी। तो शहरी रहमान साहब से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहब, आपने में टाइम दिया। ये बताइए कि अब इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो पाकिस्तान की एक वाज़ेह बर्तरी है उसको खत्म करने के लिए चाइना कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान के तमाम हथियार, पाकिस्तान की सारी टेक्नोलॉजी चाइनीज टेक्नोलॉजी, और हमारा मुकाबला पाकिस्तान से तो नहीं है, हमारा मुकाबला तो चाइना से है। तो ये जो चाइना कार्ड इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे और क्या कहेंगे आप जब बाहर जाएंगे?
जी शुक्रिया हामिद मीर साहब। पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर हिंदुस्तान इस तरह की नई एक रविश इख्तियार कर रहा है, क्योंकि हमारा तो मकसद ये है कि उन्होंने एक बड़ा खतरनाक नया बयानिया बना दिया। ये कोई मामूली इश्तिहार अंगेजी नहीं थी। उन्होंने एक मफरूजे की बुनियाद पर फेक स्टोरी, आप फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं, उसकी बुनियाद पर पूरी जंग का तबल बजा दिया और जंग शुरू भी कर दी और इनसेंट सिविलियंस पे की। तो पहले तो एक ये बात मैं समझती हूँ करना जरूरी है कि पाकिस्तान ने कानून की बुनियाद पे अपना जवाब दिया है, बड़े स्ट्रेटेजिक तहम्मुल से बात की और अमली तौर पर भी यही रहा पूरा हमारा रवैया। तो देखिए इसमें एक दो चीज़ें आपने को चाइना कार्ड, तो चाइना कोई कार्ड नहीं है जिसे प्ले करना है और उनको शायद वो अब जाके देख रहे हैं कि हमने हमेशा कहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का एक पुराना देरीना और देरपा दोस्त रहा है चीन, राइट। हमने कभी इससे इनहराफ भी नहीं किया और हम तो हर चीज़ हमारी ट्रांसपेरेंट है। इवन हमने जब कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, तहकीक करें पहलगाम वाकये में, तो हमने तभी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात की थी और इसमें शफाफियत होती है। इन्होंने जो बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि चीन की कार्ड है, तो भाई इनकी तो मुनज़्ज़म कैंपेन इसराइल से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये इस वक्त एक इसराइल के गठजोड़ में है, उनकी प्लेबुक है। मैंने तो सेनेट में कहा ये बिल्कुल उसी तरह नस्लकुशी कर रहे हैं, उसी तरह बिला इश्तियाल इन्होंने बमबारी कर दी सिविलियंस पर, निहत्ते शहरियों पर, फिर और एक बयानिया बनाते हैं फिर बगैर किसी हकायक को सामने रखे कि बस हम विक्टिम हैं और हम अपनी दिफा करें, जबकि अग्रेसर वो होते हैं। ये इजराइल की प्लेबुक है जी। वो एक टेररिज्म का हवा बनाते हैं और फिर वो एक वो जिस तरह की नस्लकुशी और जिस तरह की जीरो सम जंग करते हैं, वो ये इन्होंने इजराइल की प्लेबुक ली है। और मैंने सेनेट में भी कहा था आप अपने आप को इजराइल ना समझें, क्योंकि हम गजा नहीं है और ना होने देंगे पाकिस्तान को। प्लीज, हम न्यूक्लियर डिटरेंट रखते हैं, वहां तक हम पहुंचना भी नहीं चाहते, सवाल भी नहीं पैदा होना चाहिए, लेकिन आप हमें इस तरह इस एज पर ना धकेलें। क्यों हम अपनी चाइनीज दोस्ती और चाइनीज हार्डवेयर और डेटा शेयरिंग नहीं इस्तेमाल करेंगे? आपके तो दुनिया के साथ अलायंसेज हैं भाई, आपके अगर काम नहीं आ रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इजराइल उनका दोस्त है, उनका इत्तेहादी है, वो इक्विपमेंट भी इजराइल का होता है, ये उनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लेबुक भी है वो बिल्कुल इजराइल से लगे। और कौन सा मुल्क कर रहा है हामिद मीर साहब इस तरह और इंप्यूनिटी के साथ कि बस खुली छूट कहाँ है, किसको है कि वो बमबारियां करें, फिर वो कहें कि हम ट्रूस कर रहे हैं, जंगबंदी करके फिर बमबारियां करें, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बंद कर दें, जो मर्जी आए करें। मतलब ये कोई बच्चों का खेल है। तो आप इजराइल अगर समझते हैं कि खड़े होकर बन जाएंगे, हम तो नहीं बनने देंगे। आई एम वेरी सॉरी, हमें बहुत इस वक्त दुख होता है, इस वक्त भी गजा में जो हो रहा है बहुत दुख होता है देख के, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन हम क्या हम अपने मुल्क में ये होने देंगे? नॉट एट ऑल। इनको कोई मुगालते में नहीं रहना चाहिए, उनके साथ अनअपोलोजेटिक नहीं रहना चाहिए। मगर बहुत जरूरी है कि चेयरमैन बिलावल की तहम्मुल वाली टोन इस्तेमाल की जाए। जब भी कोई ऐसा जवाब हो जिसमें उससे तजावुज़ करना हो वो करते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रेंट, मैच्योर और हम बहुत ही मैं समझती हूँ इसमें एक बेहतर लाइट में आए हैं। डिप्लोमेटिक जंग भी लड़ी है, वो भी एक महाज बन गया था, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो बिल्कुल महाज बना अच्छा, दिया ये था। बताएं, आपने चेयरमैन बिलावल साहब का जिक्र किया है, तो इंडियन मीडिया जो है वो बिलावल साहब को टारगेट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, और काफी वो नजर आता है कि उनको गुस्सा है बिलावल साहब पे। और अब जब से डेलीगेशंस जो हैं वो भेजने का फैसला हुआ है, तो इंडियन जो डेलीगेशंस हैं उसको लीड कर रहे हैं शशि थरूर, जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है, और पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं बिलावल साहब। तो ये बताएं कि आपको इंडियन मीडिया में जो अब दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है, इस कंपैरिजन से आपको कोई आप इस पर कोई अपना राय का इजहार करेंगे? मसलन ज्यादातर कहा जा रहा है कि बिलावल साहब बहुत जूनियर हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो तो 1988 में पैदा हुए, और शशि थरूर साहब 1965 में पैदा हुए। बिलावल साहब जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर बन गए, लेकिन वो कोई उनकी स्ट्रगल नहीं है, और शशि थरूर साहब तो पहली दफा 2009 में स्टेट मिनिस्टर बने थे। बिलावल साहब की तो जो है वो इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के फर्जंद हैं, और शशि थरूर जो है वो तो एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि शशि थरूर साहब एक मर्डर केस में, एक सुसाइड केस में इन्वॉल्व रहे हैं, बिलावल साहब ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो सारा कंपैरिजन हो रहा है, आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मुआवजा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ वो चेयरमैन बिलावल से काफ़ी परेशान हो गए हैं। जब एक्यूजेशन शुरू होते हैं इतने मुनज़्ज़म तरीके से, और ये कोई बिल्कुल इधर उधर नहीं हो रही है, मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन शुरू की गई है, ताकि क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं। और चेयरमैन बिलावल का जब नाम अनाउंस किया तो उनको एज इट इज़ उन्होंने जंग में देख लिया कि उन्होंने मास पकड़ा हुआ इंटरनेशनल मीडिया का और नैरेटिव बिल्डिंग का, तो वो काफ़ी उनको धचका पड़ा। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी 7 टीमें तश्कील की हैं। 7 टीमें, कोई 2 नहीं है, यहाँ तो 2 यहाँ 2 अलग अलग जाएंगी। तो उन्होंने यूरोप की टीम लीडर भी चेंज किया, शशि थरूर को वहाँ से हटाया है। शायद इट्स ट्रू और नॉट, हम फेक न्यूज़ में नहीं डील करते, तो हम वेरिफिकेशन भी चाहते हैं, तस्दीक भी चाहते हैं। लेकिन चेयरमैन बिलावल के हवाले से तो वो क्लियरली परेशान हो गए हैं कि ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, कि जो भी आप इल्जाम लगाएं वो पी जाएंगे और एक स्टेटमेंट आएगा। नहीं, दिस टाइम वी आर फाइटिंग बैक, एंड वी आर फाइटिंग बैक विद आवर बेस्ट स्पोक्समैन। और जहां तक उनके तजुर्बे की बात है जी, वो फॉरेन मिनिस्टर सबको आपको नजर आ रहा है रिकॉर्ड। आप किसी एम्बेसडर से पूछ लें, आप 5 रैंडम एम्बेसडर्स लें उठा के, आप उन्हें फोन करें, वो आपसे कहेंगे कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वेरी ग्लैड के बिलावल साहब इज गोइंग। मुझे तो मुस्तकिल ये टेक्स्ट आए, बल्कि मैं मिल के आ रही हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है कि वो वेरी ग्लैड, वेरी, हमें हौसला हो रहा है। और ऑर्डनरी पाकिस्तानी को हौसला हो रहा है जी, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ही इज बीन स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा, स्ट्रगल के हवाले से ही इज नॉट हैड अ पैम्पर्ड लाइफ जी। मैं थरूर साहब को गाली गलौच नहीं करना चाहती, वो करें, हम नहीं करना चाहते। लेकिन थरूर साहब की ज़िंदगी वो अपने एक्सेंट की तरह ही उनकी रहती है, बहुत ही एक लंबी चौड़ी नपी तुली उनकी जो ज़िंदगी है आपने देखी है, और इट्स वेरी प्रिविलेज्ड। जहाँ तक प्रिविलेज की बात करें, कौन सी स्ट्रगल होगी, कौन कौन सियासतदान होगा जिसकी वालदा दहशतगर्दी को निहत्ते जंग लड़ते लड़ते शहीद हुई हैं जब वो छोटे से ही थे, ठीक है, जब वो ऑलमोस्ट मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, वो भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए जैसे थरूर साहब हैं, लेकिन वो ज़मीन पर बैठते हैं, वो जाके अपने लोगों से मिलते हैं। उनकी असली स्ट्रगल है वो जब किसी को घर देते हैं, मिल्कियत देते हैं, फ्लड के बाद वो जाके खुद जाके मिलते हैं, और अपनी अजीम माँ की तरह वो भी लोगों से, आम लोगों से मिलकर खुश कर। तो स्ट्रगल
स्ट्रगल किसकी क्या है, इस पूरे खानदान की स्ट्रगल नहीं रही है पाकिस्तान को बचाते बचाते, उनके नाना से लेके उन तक। और आप बताएं जिनकी जिंदगी दहशतगर्दी और शहादतों से डिफाइन हुई, वो महरूमियों से डिफाइन हुई, वो स्ट्रगल नहीं होती कि माँ के साथ बैठे हैं, बाप 14 साल जेल में बैठा है, आप फुटपाथ पे बैठे हैं। तरूर साहब ने ये इस तरह की जिंदगी तो नहीं गुजारी है, इन्होंने तो अपनी चलें, बचपन आप बिल्कुल सही कह रही हैं और बहुत सी चीजें आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिलावल साहब जब सिर्फ 1 साल के थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को थ्रेट आई थी कि उनको किडनैप कर लिया जाएगा आपके बेटे को, और फिर उन्होंने उनको पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था जब उनकी उम्र सिर्फ 1 साल थी। तो ये एक दूसरा मौजूद है, इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सवाल आपसे मैंने ये करना है कि इंडिया ने अपने जो डेलीगेशंस हैं उसमें अपोजिशन के मेंबर्स को इस्तेमाल किया है, जिसपे कुछ अपोजिशन पार्टीज का एतराज भी है, वो अपने मेंबर्स को विड्रॉ भी करी हैं, जिस तरह के यूसुफ पठान साहब को तृणमूल कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन क्या उनका ये एक एज नहीं है कि उन्होंने अपोजिशन को शामिल किया है और पाकिस्तान के डेलीगेशंस में अपोजिशन शामिल नहीं है? इस पर आपसे बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी। हम बात कर रहे हैं सेनेटर शहरी रहमान साहब से। शहरी रहमान साहब, क्या ये अच्छा ना होता कि आपके साथ जो लोग जा रहे हैं बाहर पाकिस्तान का केस लड़ने के लिए, उसमें अपोजिशन के भी मेंबर्स को शामिल किया जाता? जी शुक्रिया हामिद साहब। देखिए पहली बात तो ये मैं आपको मैंने कतई कलामी नहीं की, ये गवर्नमेंट डेलीगेशंस हैं, ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन नहीं है। हिंदुस्तान ने अक्रॉस द बोर्ड पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस बनाए, बहुत सारे बनाए हैं, वो उनका रिस्पॉन्स है। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। कोalition का तो हिस्सा है ना जी। अच्छा। और जी और कल वोट किया है मेरे साथ एक बहुत अहम बिल पर, खैर वो तो बहुत लोगों ने किया। मैं आपसे कोalition का तो हिस्सा है, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, बट वी सपोर्ट द कोalition, राइट। तो इन्होंने कहा ये कोalition का जा रहा है, उसमें एमक्यूएम चलिए ठीक है, इस पे ये बताएं कि आपने इस बिल का कहना चाहती हूँ कि हमें साहब 2 मिनट में ये कहना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भी बनने चाहिए, वो इस तरह फैन आउट करें जिस तरह हिंदुस्तान के कर रहे हैं, जरूर जाएं, और लेकिन कॉम्पिटेंस पे जाएं, और हैं बहुत कॉम्पिटेंट लोग दोनों बोथ साइड्स ऑफ द आयल, जरूर जाएं। अच्छा, जैकेट्स ना चाहिए, है ना। आप जिस बिल का जिक्र कर रही हैं जिसमें गवर्नमेंट ने भी आपको कल सपोर्ट किया, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस तरह का बिल जो है वो कुछ प्रोविंशियल असेंबली से भी पास हुआ था कुछ अर्सा पहले, क्या जरूरत पेश आई आपको, इस बिल को क्यों पेश किया गया और इसके मंजूर कराने से क्या फायदा है, और कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, उसकी क्या वजह? जी शुक्रिया हामिद साहब। आखिरी बात मैं कह दूं कि वहाँ हिंदुस्तान में काफी खुलबली और मुआवजे इसलिए हो रहे हैं कि शशि थरूर साहब का स्टैचर अब डेम हो जाएगा ना कंपेयर टू चेयरमैन बिलावल, वो तो है, उनकी आउटरीच अलग है। बट कमिंग बैक टू दिस बिल, देखिए ये पीपल्स पार्टी का काफी सालों से चल रहा है कि हम हर सूबे में और हर आईसीटी में बिल लाना था। देखिए बात ये है हामिद साहब, ये शुरू किया था 2009 में। इसमें सबसे पहले सहर कामरान सेनेटर उस वक्त होती थी, मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत काम किया, मैंने बहुत काम किया। फिर 2019, कितने साल लगे आप सोचें, मैं नेशनल असेंबली से सेनेट में आई, आप तो मुझे जानते हैं कब से सेनेट में आई, तो सेनेट में नेशनल असेंबली बहुत सारे ह्यूमन राइट्स बिल्स मूव कर चुके थे, और सेनेट में आके फिर 2019 में ये फाइनली कमेटी से गुजर के मरहलावार पास हो गया। 2019 में जब पास हुआ वो नेशनल असेंबली में बैठा रहा, एक दफा और हुआ, फिर वो वहां बैठा रहा और गायब हो जाता था, ठीक है, वहां गायब किया जाता। अब जब नेशनल असेंबली से हमारी मेंबर शर्मिला ने एक बिल डाला सिमिलर, हमारे पास पहले से आया हुआ था, तो मनसूबाबंदी थी पक्की मेरी तरफ से, और मैंने सबसे बात की हुई थी कि ये उसी दिन हमने पास करना है। ये हर कमेटी से होकर आ चुका है, कोई 7 साल से तो मैं ऐसे कमेटियों में घुमा रही हूँ, ठीक है। इसका वजह तो 18 साल बेसिकली के कम उम्र की शादियां ना हो, तो उन्होंने जो सडनली 1-2 मेंबरान ने जो कोalition में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, मेनली एएनपी, उनकी अपनी चॉइसेस हैं। जेईवाई तो जी हमेशा से उस पर ऑब्जेक्ट करता है, हम उनका एहतराम करते हैं, उनको दलाइल देने की कोशिश की कि देखिए ये इस्लाम के कतन मुखालिफ नहीं है। दूसरी बात 1929 में मीर साहब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इससे पहली दफा रेज किया था इन अनडिवाइडेड इंडिया, कॉलोनियल राज में उन्होंने चैलेंज किया था ये क्या है और क्यों हो रहा है। एंड तो देखिए इट वाज अ विन फॉर बोथ भुट्टोस पाकिस्तान एंड जिन्नास पाकिस्तान, ठीक है, यस्टरडे। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझसे इस पे पूछा भी, क्योंकि प्रिंट मीडिया में तो ये ऐसे ही निकल गया मेरी नजर में। लेकिन उसकी वजह ना आपको पता है हालात क्या है ना। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहब, हमसे बात करी थी। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।